नमस्ते। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के अंदर हम प्रारंभिक दोनों अभिक्रियाओं को कंप्लीट कर चुके थे और अब बढ़ते हैं उसके अगले पड़ाव की तरफ। तो जो पीछे पिक्चर दिखाई दे रही है आपके, उसमें आप देख सकते हैं अगली 3 अभिक्रियाएं और 2 एडिशनल 5 अभिक्रियाओं को शो किया जा रहा है। विस्थापन, द्विविस्थापन, ओस्मोसोशी, ओस्मोक्षेपी और अवक्षेपण अभिक्रिया, इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे आज। स्टार्ट लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया से। जैसे पहले बताया कि जब हम बात विस्थापन अभिक्रिया की करेंगे तो अब अभी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व या परमाणु विस्थापित हो जाती है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाएगा। किसी यौगिक के एक अणु से किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। साधारण बात, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिप्लेसमेंट वर्ड थोड़ा कम सुनेंगे और डिस्प्लेसमेंट बहुधा प्रयोग में लिया जाता है। एक अच्छा उदाहरण है आपके सामने कॉपर सल्फेट, जिंक और जिंक सल्फेट एंड कॉपर। करना कुछ भी नहीं है, हुआ क्या है वो देखना है। थोड़ा सा ऐसा तरीका देख रहे हैं जो आपके लिए नया हो, लेकिन धैर्य से उसको देखते चलिएगा। कंप्लीट होने के बाद खुद ब खुद समझ जाओगे कि हुआ क्या है। ये इसको यौगिक बोला जाता है और कोई भी परमाणु जब किसी दूसरे से जुड़ता है तो वो आयनिक फॉर्म में जुड़ता है, सीधा नहीं जुड़ सकता। मैं क्या बोल रहा हूं वो समझिए। ये कॉपर है और ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है, ये आपस में नहीं जुड़ पाए। यहां जो जुड़ाव हो रहा है वो कॉपर का जुड़ाव हो रहा है किसके साथ? सल्फेट के साथ। सल्फेट एक आयन है, सल्फेट एक आयन है। कॉपर जुड़ा और सल्फेट जुड़ा। ये मैंने पिछले वीडियो में एक जगह कही थी कि ये जो यौगिक कैसे बनते हैं, हमें उस क्लास को भी एक झलक लेते हुए चलना है, जिससे हमारा विज्ञान और मजबूत हो। और यदि कोई बारीक सवाल पूछ लिया जाए तो हम उसमें गच्चा नहीं खाएं, उस गुगली में हम फंसे नहीं और अपना विकेट नहीं गंवाएं। Cu और SO4 को देखेंगे और जब इसको आप, तो ये इस तरीके से बना है, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव। कॉपर के ऊपर 2 धनावेश है, सल्फर के ऊपर 2 ऋणावेश है। ये सल्फेट आयन है, ये कॉपर आयन है। इस तरीके से इनका निर्माण हुआ है। जिंक जो है वो स्वतंत्र रूप से है। इसके ऊपर भी अगर ये इसका आयनन हो तो 2+ आवेश आएगा। चार्ज जो है इसके ऊपर भी 2 पॉजिटिव आएगा। अभी ये 0 है, अभी ये स्वतंत्र रूप से है। लेकिन अगर इसको लिखा जाए तो ये अगर इसको लिखा जाए इस पे आवेश, तो ये जिंक 2 पॉजिटिव ही होगा। अब हुआ क्या? ये और ये आपस में मिले तो एक नया पदार्थ ये बन गया और ये बाहर चला गया। बहुत साल पहले की क्लास थी
और मेरे टीचिंग का प्रारंभ का 1-2 साल ही था और एक बच्चा बोले बहुत कोशिश कर ली, कल पूरी रात जग गया लेकिन ये रिएक्शन याद ही नहीं हुई। मैंने कहा सच्ची पूरी रात जग के याद नहीं हुई है और कुछ पलों में याद हो जाए तो? बोले ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं सुन सकता हूं आपकी बात। तो बस आप ध्यान रखिएगा मैंने उसको क्या कहा। उस समय बॉलीवुड में एक बड़ा सा हलचल मचा हुआ था। उस हलचल में 3 नेम थे, कोई राय थी, कोई दादा थे और एक कोई ओबेराय थे। तो मैंने उनको ये कहा, उसको ये बताया कि ये 2 कल्पना कर ले कि 2 कैंडिडेट है और ये तीसरा है। क्या तुम 2 जने घूमने जा रहे हो और कोई बचपन का दोस्त तुम दोनों में से किसी एक का मिल गया, तो आपकी प्रथम जो क्रिया है वो क्या होगी? वो ये होगी कि जो पुराने दोस्त हैं आपस में मिलेंगे, क्योंकि काफी लंबे अरसे से मिल रहे हो तो बहुत सारी भावनाएं आपकी जुड़ी हुई होगी और वो भावनाएं खिलकर बाहर आएगी और उस भावनाओं में जो दूसरा होगा वो एक किनारे जाएगा। अब चूंकि वो घटना उस समय बॉलीवुड की इतनी जबरदस्त थी, एक अदाकारा का किसी अभिनेता के साथ अच्छी मित्रता थी और एक नवीन मित्रता हुई, तो पुराने मित्र को दरकिनार कर दिया गया। उस समय की ये ब्रेकिंग न्यूज थी, मैंने उसको इंप्लीमेंट कर दी। अब वो बच्चा 1 घंटे बाद कह रहा है कि मुझे याद हो गई है। तो यही खेल है CuSO4। आप सिंपली लीजिए, एक कोई बहुत अच्छा दोस्त है आपका, आप उसके साथ घूमने गए और आपको बचपन का दोस्त मिल गया। अब आप और आपके बचपन का दोस्त मिल गया तो उसकी क्या हालत होगी? वही हालत यहां पर कॉपर की हो रही है। लेकिन यहां पे एक शर्त है, बहुत बड़ी शर्त। वो बड़ी शर्त यह है कि यहां बाहर वो जाएगा जो कमजोर है और जो ताकतवर है वो डिस्प्लेस करेगा, वो विस्थापित करेगा। और ये डार्विन के सिद्धांत वगैरह खूब सुन चुके होंगे आप। प्रकृति फिटेस्ट को धारण करती है, जो ताकतवर होता है प्रकृति भी उसको सजदा करते हुए चलती है। वही यहां पर ये होगा कि जब ये आयनिक फॉर्म में आए तो इन दोनों का कॉम्बो हो जाएगा, ZnSO4 और CO2 बाहर निकाल दी जाएगी। ये जो आपके अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया होगी। ये आपको समझने के लिए ले आया था। उसमें जो आपने CuSO4 पढ़ा है उसकी रिएक्शन Zn के साथ कैसे हुई, इसके ये जो कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। यहां तो फिर भी थोड़ा सा दबा हुआ लग रहा है क्योंकि इसको जल में ज्यादा घोल दिया गया होगा। बाकी कॉपर सल्फेट शानदार ब्लू लेके आता है, डार्क ब्लू लेके आता है और उसका नाम भी दे रखा है प्रेशियन ब्लू। प्रेशियन ब्लू जैसे उस ये आपकी टेस्ट ट्यूब या परख नली के अंदर बताया गया है। ये दोनों क्रिया एक है, परख नली में प्रयोगशाला में करते हैं और ये बीकर होता है प्रयोगशाला में, ये भी उपलब्ध है। इसमें थोड़ा विस्तृत हो गया। हुआ क्या, कॉपर सल्फेट का घोल लिया आपने, कॉपर सल्फेट जो लिया तो ये इस तरीके का सॉल्यूशन है, नीले रंग का विलयन होगा। इसमें आपने डाला है किसके, जिंक के टुकड़े को, और जिंक के टुकड़े का कलर आप देख चुके हैं, लगभग थोड़ा सा मैलापन आ सकता है, बाकी ये सफेद होता है। आपने इस पे डाल दिया, किसमें, कॉपर विलयन में, किसको, जिंक के कुछ टुकड़ों को। अब जिंक के पेबल जो आपने उसमें डाले हैं स्टोन, तो वो परिवर्तित उसमें कुछ समय के पश्चात जब रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन क्या करेगा कि उस कॉपर के रंग को उड़ा देगा और वो जो विलयन दिखेगा आपको वो लगभग रंगहीन दिखाई देगा। ऐसा क्यों हुआ ये आप उस रिएक्शन से बखूबी देख सकते हैं। आप यहां पे देख लें, CuSO4 Zn, ZnSO4 प्लस Cu, यहां कॉपर सल्फेट के विलयन में ये था तो ये नीला था।
अब कॉपर यहां से बाहर जा चुका है, तो जब बाहर जा चुका है तो एक बात बताइए, उसका रंग तो रहेगा ही नहीं। जो चीज उस विलयन में है ही नहीं तो उसका रंग कहां से आएगा। तो ये लगभग लगभग उसको रंगहीन कर देता है। लेकिन जिंक पर भी प्रभाव पड़ता है, जिंक का रंग भी बदलेगा, और जिंक का रंग जो बदलेगा तो वो इस फॉर्म में आपको दिखाई देगा। इस तरह से ये विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। मतलब हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि विस्थापित कैसे हुआ। अपन कह दे कि ये यहां से हट गया तो वो नहीं है। मैं विज्ञान पढ़ा रहा हूं, अगली कोई क्लास दूसरे गुरुजी लेने आ गए तो मुझे ये प्लेटफॉर्म यहां से छोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो यहां खड़े होंगे। साथ में दोनों ही चीजें नहीं चल सकती। तब वो क्या हुआ कि उस व्यक्ति द्वारा मुझे विस्थापित किया गया और फिर उनके साथ आपकी अभिक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ठीक वैसे ही यहां पर अभिक्रिया संपन्न हुई। नीचे बड़े कैपिटल अक्षरों में लिखा हुआ है ZnSO4 प्लस Cu, CuSO4 प्लस Zn और नॉट डन लिख दिया है। अब समझिएगा खेल यहां पे हो रहा है। वहां पर आप पढ़ के आए हो CuSO4 प्लस Zn, ZnSO4 प्लस Cu। यहां आपका लिखा हुआ है ZnSO4। क्या हुआ, कहने का मतलब ये रिएक्शन हो रही थी। अब ये कह रहे हैं कि सब ऐसे नहीं करके इनके बीच करवा दीजिए। जिंक सल्फेट का तो घोल ले लेते हैं और कॉपर को क्रिस्टल फॉर्म में डाल देते हैं, उसमें दोनों को मिला देंगे तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग आ जाएगा और जिंक अपना प्रभाव छोड़ देगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया है कि फिटेस्ट विस्थापन उसी का होगा जो कमजोर होगा। ताकतवर का विस्थापन नहीं होता है। थोड़ा और मेमोराइज कर दूं आपको, उदाहरण बड़े प्यारे लगते हैं आपको। क्लास के अंदर हमने पढ़ी है, हमने क्लासें पढ़ी है, हम स्कूल गए हैं, तो हम स्कूल के अच्छी अच्छी बातों को भूल कैसे सकते हैं। एक क्लास में एक मोटा तगड़ा विद्यार्थी है और उसे अगली बेंच पे बैठना है। गुरुजी का समर्थन उसको है, जब तक गुरुजी उस पर प्रभाव नहीं डाले और उसे अगली बेंच पर बैठना है तो वो क्या करेगा। सिंपली पहले तो बोलेगा मुझे यहां बैठना है। आगे वाले का कॉम्बिनेशन चारों का अच्छा होगा, बोलेंगे नहीं बैठने देंगे। जब बोलेंगे नहीं बैठने देंगे तो फिर वो अपनी स्टाइल में आएगा, अब तो बैठना ही है, अब तो हर हालत में बैठना है और तू हट यहां से। तो हटाएगा किसको, जो उस चारों में सबसे कमजोर होगा। उस चारों में दबंग जो होगा उसके हाथ नहीं लगाना, वो उसको तो बोलेगा भी नहीं, उसको तो हिंट दे दी जाएगी भैया आप बीच में नहीं आओगे, आपका मैटर नहीं है। लेकिन जो कमजोर होगा उसको स्पष्ट कहा जाएगा कि पीछे हट, अन्यथा आगे तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वो जो फिटेस्ट होगा वो बाहर निकले। अब हम कैसे तय करें अभिक्रिया में कि इसमें कौन फिटेस्ट, कौन दबंग है। तो हमारे पास दबंग की सूची है। आजकल वैसे ही गाज गिरी हुई है दबंगों पे, पूरी सूची लेके साथ चल रहे हैं। तो ये देखिए आपके दबंगों की सूची आ चुकी। विज्ञान की भाषा में समझ लीजिए, इसमें उलझ गए तो पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ रहे हो। जो ज्यादा क्रियाशील होगा विस्थापन वो करेगा जो ज्यादा क्रियाशील होगा, और कम क्रियाशील परमाणु का विस्थापन हो जाता है। सिंपल। यहां एक सूची दे रखी है, वो स्पष्ट करती है कि अधिक क्रियाशील कौन और कम क्रियाशील कौन। तो देखिए हाइड्रोजन को आधार मानकर यह बताया गया है, यह हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। अगर कॉपर के साथ, हाइड्रोजन के साथ कहीं कॉपर का आ रहा है रिएक्शन, CuSO4 प्लस H2 होता तो Cu कम क्रियाशील है, बाहर निकलती। सिल्वर कम क्रियाशील है, गोल्ड कम क्रियाशील है, प्लेटिनम कम क्रियाशील है, और यह हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। ये कम क्रियाशील का मतलब क्या है, ये साधारणतः क्रिया नहीं करते हैं। किसी में डाल दीजिए, ये क्रिया नहीं करेंगे।
और ये ऊपर जो दे रखे हैं वो अति क्रियाशील है। जैसे आप जब पढ़ते थे अपनी क्लास को याद कीजिए, बाहर कहीं जाने ही नहीं है, उदाहरण सारे आपके आसपास है। कोई स्टूडेंट ऐसा रहा होगा कुछ कह दो पिनक जाता था, मतलब गुस्से में फायर हो गया वो। कुछ ऐसे थे जिसको पूरे 8 पीरियड कोई प्रताड़ित कर रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ता था, वो बी कूल, उसको जो करना है वो अपने माइंड से ही, वो अब दूसरों के बूते पे अपना गुस्सा खराब नहीं करता था। तो ठीक अति क्रियाशील जो है, पल पल पे क्रिया करने के लिए तैयार। सोडियम को का जो टुकड़ा आपको मिलेगा उसको तो आप फेंक के देखिए तो सही पानी में, कितनी शानदार क्रियाशीलता दिखाता है, देखने में एकदम मृदु कोमल, और पानी में डालिए एकदम तिलमिलाहट के साथ जाएगा वहां पे, पोटेशियम बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब अपने काम की कहां है वो देखना। अभी अपन बात कर रहे थे जिंक की, अभी अपने कॉपर की बात आई है, ठीक है ना। तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। तो जिंक विस्थापित कर सकता है किसको? कॉपर को, लेकिन कॉपर विस्थापित नहीं कर सकता है जिंक को। तो वो जो अभी आपके सामने था उसमें वही बात बता रखी थी कि ये अभिक्रिया संपादित नहीं होगी। तो फिर सवाल क्या? ये अच्छा प्रश्न है और इसमें ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब रटने की जरूरत नहीं है। वो जो अभिक्रियाशीलता का चार्ट बना रखा है केवल उतना सा याद रखना है और रिएक्शन देखनी है कि प्रॉपर फॉर्म में दे रखी है या नहीं दे रखी है, और पहचानना है सीधा। जेडन बाहर निकाल रहे हो, किसके सापेक्ष में निकाल रहे हो? कॉपर के सापेक्ष में। और आपको पता है कि जेडन ज्यादा क्रियाशील है किससे? कॉपर से, तो बाहर नहीं निकलेगा, बाहर निकलेगा ही नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगी। इसके उलट अगर मैं यहां पे लेके चलूं आपको, कॉपर सल्फेट जिंक, जिंक आ रहा है और बाहर कौन जा रहा है? कॉपर। कॉपर और जिंक में दोनों में आपने तुलना कर ली तो पता चला कि जिंक ज्यादा प्रभावी है, तो स्वाभाविक उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, कॉपर को वो बाहर फेंकेगा। ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया। हम समस्या में कहां आ रहे हैं? कहीं पे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ये याद करना है, और ये याद करने में कहां दिक्कत आ रही है आपको? अरे के है, Na है, Mg है, Al है, जिंक है, फेरस आयरन है, Fe है, हाइड्रोजन है, Q है, Ag है, Au है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, बहुत सारे इसके फॉर्मूले बन चुके हैं। देखते ही आप खुद कोशिश कीजिए ना, करीना ने मैगी में जब आलू मिलाया तो जिंकी ने फेंकते हुए हाइड्रोजन की तरह रिएक्शन दी, जिससे उसके कॉपर प्लेट में सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम बिखर जाते हैं, जिससे उसके कॉपर प्लेट में सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम बिखर जाते हैं। ये चलते फिरते बनाया, थोड़ा और आप बैठे बैठे बनाइए और बढ़िया निकालोगे। कच्छु प्रयास तो आपका होना चाहिए, इतने से काम चल जाएगा। करीना से मैगी बनवा लीजिए और उसने आलू डाल दिया है, नाराज कौन हुई? जिंकी। जिंकी को फ्रेंड मान लो, बस जिंकी नाराज हुई तो क्या करेगी? फेंक देगी। फेंकने के लिए Fe याद रखना, फेंक देगी। और रिएक्ट किस तरह करेगी? हाइड्रोजन की तरह, हाइड्रोजन बम की तरह। जिंकी नाराज होकर उसके फेंकती है और हाइड्रोजन बम की तरह तिलमिला जाती है। इससे नुकसान क्या हुआ? उसकी जो कॉपर प्लेट रखी हुई थी, उस कॉपर प्लेट से सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम गायब हो गए। सबसे महंगे धातु है नहीं है सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो सीरियस कहां हुए हम? बढ़िए आगे। अब आइए आप द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के आयनों में परस्पर विनिमय
आदान प्रदान होता है या विस्थापन से दो उत्पाद बनते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 3 उदाहरण लाया हूं, आपका काम हो जाएगा उसी में। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवानी है सोडियम सल्फेट से और बनेगा बेरियम सल्फेट। और ये तीर का निशान देख रहे हैं आप, इसको पहचानिए। ये तीर का निशान दिखा रहा है कि यह अवक्षेपण हुआ है और आप इसके नीचे लिख सकते हो अवक्षेप अवक्षेप। चूंकि ये द्विविस्थापन है इसलिए मैंने अवक्षेप नहीं लिखा, क्योंकि यही अभिक्रिया मुझे अवक्षेपण अभिक्रिया को निरूपित करने में बड़ी काम आएगी। एक ही अभिक्रिया से दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया को क्लियर करता हुआ चलूंगा। सोडियम क्लोराइड बना दी साहब, हुआ क्या है वो देखिएगा। बेरियम अपने दोस्त क्लोरीन के साथ चला, ये 2 पॉजिटिव हुआ, ये 2 नेगेटिव हुआ। और सोडियम अपने दोस्त सल्फेट, 2 लिखी हुई है तो अपन भी लिख दीजिए, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, के साथ चला। ये चारों घूम रहे हैं। सपोज कीजिए कि निर्वात की अवस्था है या चंद्रयान का सफर था, अब चंद्रमा पे ये जा रहे हैं तो वैसे ही उड़ रहे हैं, इनके पंख लग चुके हैं। बेरियम है, क्लोराइड फॉर्म में आ चुका है क्लोरीन, सोडियम फॉर्म में आ चुका है आयन के रूप में, और यह सल्फेट आयन। अब क्या हुआ, केमिस्ट्री इनकी अच्छी बैठ गई और केमिस्ट्री इनकी अच्छी बैठ गई। बस सारा खेल केमिस्ट्री का ही है साहब। केमिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए, सब कुछ हल है। केमिस्ट्री क्लियर होते ही क्या हो गया, बेरियम के साथ सल्फेट आ गया और सोडियम के साथ क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का तो संयोजन इतना जबरदस्त है, केवल ये आयनन में ही टूटते हैं, बाकी पूरा प्रयास करके देख लीजिए कछु हाथ ना लगा पाओगे। तो ये सोडियम क्लोराइड बना, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का बनना विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन क्यों कहलाती है वो उस चित्र से मैंने आपको प्रदर्शित कर दिया है। 2 अणुओं, 2 जो आयनों का है वो विनिमय हो चुका है, एक्सचेंजेज हो चुके हैं और एक्सचेंजेज का परिणाम आपके सामने है। बेरियम क्लोराइड को कॉपर सल्फेट से कर दीजिए, ये का ये बन जाएगा आपके। अब है सिल्वर नाइट्रेट और NaCl। सिल्वर नाइट्रेट और NaCl की जब रिएक्शन करवाओगे तो वही Ag जो है वो Cl के साथ जुड़ जाएगा और NaNO3 के साथ जुड़ जाता है, AgCl और NaNO3। अब वो सारी बहनें सुने जो साइंस से रिलेट नहीं करती है और इन सबको देख के काफी परेशान हो रही होगी कि ये सारी चीजें क्या चल रही है। तो आपको बता दूं कि ज्यादा दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। जब पेपर पे आप AgNO3 और NaCl लिख देती हैं उसके बाद इन पे गोला लगाना सीख जाइए। आप गोला लगाना सीख गई, आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया आ गई। बाकी वो उसकी जड़ और मूल आपको आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, गोला लगाना अगर आप सीख गई तो आपको ये द्विविस्थापन अभिक्रिया को पहचान करनी शर्तियां आ गई। दावे के साथ कह रहा हूं कि आ गई। AgNO3 NaCl, इसके ऊपर धन आवेश होता है Ag के ऊपर और Cl के ऊपर ऋण आवेश होता है। मिला दीजिए दोनों को, इन दोनों को मिला दीजिए और उस तरफ लिख दीजिए AgCl और NaNO3। संतुलित है नहीं है
कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। इससे भी आसान तरीके से, अब इससे आसान तरीका है नहीं, लेकिन फिर भी अगर जानना चाहो तो बता सकता हूं आपके लिए, और आसान कर देता हूं। ये 2 पॉट है और ये 2 पॉट है। फर्ज कीजिए कि ये आपके गरम मसालों से रिलेटेड है और ये आपका लिक्विड है। आपके घर में कोई ऑयल या रिफाइन ऑयल पड़ा है, उसके पात्र हैं, और एक रिफाइन और एक मसाला, दोनों डब्बा पास में पड़ा है। आप एक कुशल गृहिणी होने के नाते ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी कि तेल और मसाले का डब्बे पास में आ गए हैं। आप उन दोनों को यथास्थान रख देंगी। 2 डब्बे हैं, दोनों ने 2 को विस्थापन किया, द्विविस्थापन। एक डब्बा जबरदस्ती आ गया था या एक बोतल रिफाइन की जबरदस्ती आ गई थी, तो सिंगल विस्थापन, एकल विस्थापन या फिर विस्थापन। ये आपका विस्थापन डन। बढ़ते हैं आगे। इसमें मैं कोई उदाहरण नहीं लेके आया हूं, और नहीं लाने का कारण वही है, पीछे भरे हुए उदाहरण है सारे के सारे अवक्षेपण के। केवल अवक्षेपण समझाना है। अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट फॉर्म्स इज एज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कितना प्यारा है। अवक्षेप बना, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप बना, अवक्षेप क्या? अरे आप और हम सब जानते हैं अवक्षेप क्या। समझ लीजिए, घर में कभी दूध फटा है, और जब दूध फटा है तो उसका जो वो फट्टन होता है, बड़े अच्छा उसको वापस गर्म किया जाता है, फिर उसमें शुगर ऐड की जाती है, चीनी मिलाई जाती है, और उसको शानदार तरीके से ग्रहण किया जाता है। बस वो क्या है? ठोस पदार्थ है। किसमें? विलयन में, यानी सॉलिड एंड लिक्विड। वो जो परिस्थिति है वही आपका अवक्षेपण कहलाती है, और ये विज्ञान के प्रयोग में बहुत जगह ये होता है। तो अवक्षेप जहां निर्माण होगा, जब रासायनिक अभिक्रिया लिखोगे तो उसको इस तीर से लिखना पड़ेगा। डाउन रिएक्शन से बताना है अवक्षेपण को। तो ये अवक्षेप, ये आपका अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाती है। फिर भी आपको रिपीट कर दूं तो देख लीजिए, AgNO3, अभी बताया था मैंने आपको, NaCl प्लस AgNO3 plus NaCl, that gives AgCl plus NaNO3। सिल्वर नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से हुई, तो ये सोडियम सिल्वर क्लोराइड AgCl का श्वेत अवक्षेप। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा व्हाइट PPT, या हिंदी में लिखेंगे श्वेत अवक्षेप, और NaNO3 इसका सह उत्पाद हो जाएगा। इस तरह से अवक्षेपण अभिक्रिया संपन्न। फिर बढ़िए आगे, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं को समझने से पहले एक बड़ी चीज, ये श्वसन और प्रकाश संश्लेषण 2 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। श्वसन, आज भी नाम लूं तो बहुत सारे उदाहरण ये आएंगे, सांस लेना और सांस छोड़ना। और पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, उसमें इस कंपटीशन के भयंकर दौर में भी सवाल पूछे तो ऑफलाइन क्लासों में उत्तर सुनने को मिलता है CO2,
बहुत बड़ी विडंबना है ये। हम उस ट्रैक से गुजरे हैं कि आज दिन तक का फंडा ही क्लियर नहीं है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं। दोनों को अच्छे से समझते हुए चलना, और इस कंफ्यूजन में यदि आप हैं, मैं उम्मीद नहीं करता कि आप होंगे, लेकिन अगर हैं तो अपने आप में समझ जाइएगा और आज के क्लास की इंपॉर्टेंस जो है वो आप तक पहुंच जाएगी। ये आपके एक अच्छा सा पेड़ अब एक पेड़ की कल्पना कर लें। सूर्य से सूर्य का प्रकाश प्राप्त हुआ, और पेड़ के पत्ती से पर्णहरित या क्लोरोफिल प्राप्त होता है। यहां से इसको जलापूर्ति होती है और वातावरण से ये CO2 लेता है। बस इस एक रफ चित्र को बड़े अच्छे से आप अपनी रफ कॉपी में बना लीजिए, छोटी से पेज पे बना लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, और ये दो बड़ी जो समस्या है उससे आपको बाहर निकालेगा। कैसे निकालेगा? CO2 रिएक्ट विद H2O, और ये जो रिएक्शन होगी इसके परिणाम स्वरूप बना C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। ये O2 वही युगोत्पाद है जो हमारे लिए प्राणवायु का काम करता है, और ये जो पूरी इक्वेशन है वो ये अभिकारक और ये इसके उत्पाद, ये प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसको फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहा जाएगा। अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अंतर्गत क्या हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की रिएक्शन हुई है, परिणाम स्वरूप जो वहां C6H12O6 का निर्माण हुआ है, जो आपका भोज्य पदार्थ है, और जल साथ में जुड़ी है और ऑक्सीजन बना है। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन तो यही बता देता हूं अलग से, ये जो ऑक्सीजन है वो पेड़ पौधे का अपशिष्ट है। उत्सर्जन कहीं विज्ञान में आता है और आप उस चीज को डील करते हैं तो आप उत्सर्गी पदार्थ है, उसमें अगर ऑक्सीजन उदाहरण दे रखा है तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन जो है उत्सर्गी पदार्थ है।
ये अवशिष्ट पदार्थ है किसका, पेड़ पौधे में होने वाली अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण का, लेकिन ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो इस तरीके से ये, अब इसमें इसको पहचानोगे कैसे वो देखिएगा। इसमें ये चित्र जो बनाया था उसका आधार क्या था, मुझे इस चित्र से देखो, ये फॉर्मूले में लिखा ये आ गया, ये फॉर्मूले में लिखा ये आ गया, यानी अभिकारक तो मुझे इस चित्र से मिल गया। अब मुझे उत्पाद ढूंढना है, उत्पाद मैं यहां से ले आया हूं, भोजन ही तो बना रहे हैं। दूसरा, भोजन बनाया तो पानी नहीं पिलाओगे क्या, खाना खिलाते हैं किसी को तो पानी पिलाते हैं ना, तो पानी पी लिया, और जब खाना और पानी दोनों मिल गया तो सांस तो बड़ी खूबसूरती से लोगे आप। तो ये तीनों चीजें उसमें आ गई। अब जो हमारा मुद्दा था, ये उष्मा शोषी या उष्मा क्षेपी, जिसमें उष्मा का शोषण होगा, ये शोषण हो रहा है सब, सूर्य की जो ऊर्जा आ रही है या सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है वहां से उसमें ऊर्जा तो मिल ही रही होगी, तभी ये सारी चीज हो रही है। और इस एरो पे लिखना है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट और क्लोरोफिल, तभी ये कंप्लीट होगा। तो ये हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण, समझा दिया, प्रकाश संश्लेषण समझा दिया। तो अभी कुछ देर पहले एक सवाल पे डिस्कशन चल रहा था, वो भी समझ लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी क्या है, CO2। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्मा शोषी। एक बात और बता दूं जो आपके काम की है, क्या प्रकाश संश्लेषण सतत प्रक्रिया है, लगातार होने वाली प्रक्रिया है या नहीं, क्योंकि एक लॉजिक आएगा, शाम को सूर्यास्त के बाद सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता इसलिए यह असतत है। नहीं नहीं, यह सतत प्रक्रिया है, ये रात को भी प्रकाश संश्लेषण होगी, उस समय बनने वाला उत्पाद मंड के रूप में इसमें संचित रहेगा और सूर्य का प्रकाश मिलने पर ये पुनः इसको कन्वर्ट कर देता है या उपयोग में ले लेता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक सतत प्रक्रिया भी है। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में पाई जाने वाले भोजन बनाने की प्रक्रिया भी है, और आपके टॉपिक के अनुसार प्रकाश संश्लेषण एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट पे, उष्मा शोषी के बाद उष्मा क्षेपी पे आइए। अब छोड़ा मैंने आपको वहां पे ये था कि जो पेड़ पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेते हैं, तो फिर शोषण में क्या लेते हैं। ध्यान रखिएगा, शोषण की परिभाषा ये नहीं होती कि सांस लेना और छोड़ना, ये श्वासन की परिभाषा है, ब्रीदिंग की, रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन की नहीं। ब्रीदिंग जो है वो इनहेलेट गैस है और एक्सहेलेशन ऑफ गैस है। शोषण का मतलब ये होता है कि जो भोजन हमने किया है उसका शरीर के अंदर जारण होना या विखंडन होना, उसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा का बनना। तो फिर हम शोषण तंत्र में वो पूरा तंत्र क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वहां से शोषण हमारे शरीर में जो जा रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, क्योंकि शोषण के लिए एक टैगलाइन मान लीजिए, या आज आपकी जो नोटबुक जो भी है उसके हेडिंग पे डाल दीजिएगा कि शोषण में जंतु और पेड़ पौधे दोनों ही ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। CO2 और पेड़ पौधे का संबंध केवल प्रकाश संश्लेषण के लिए है, शोषण में तो दोनों प्राणी और जो आपका वनस्पति जगत है दोनों के लिए ऑक्सीजन ही रहेगी। अब आइए आप ये एक्सोथर्मिक, अब उसी रिएक्शन को उल्टा ले लीजिए। ये भोजन था C6H12O6, फिर मैंने कहा था कि भोजन के साथ पानी ग्रहण करेंगे आप, और खाना पानी दोनों मिल गया तो सांस लेंगे। अब आप इतनी चीजें तो आपने ग्रहण कर ली, ये आपके अभिकारक हैं। शरीर के अंदर इन्होंने उत्पाद क्या बनाया, CO2 और H2O बनाया, और इसके साथ ऊर्जा का उत्पादन कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो इससे ये पूरी प्रक्रिया जो है वो श्वसन कहलाती है, यानी भोजन के विखंडन से ऊर्जा का उत्पादन होना, वो ऊष्माक्षेपीय विक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा का निष्कासन होगा तो ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होगी, सिंपल सी बात है। वहां ऊष्मा ग्रहण की जा रही थी तो ऊष्मा शोषी होगी, ये ऊष्माक्षेपीय है और ये शोषण प्रक्रिया है। तो मुझे ये आज इसलिए बताना था क्योंकि दोनों कॉम्बो में है। एक ही इक्वेशन आप याद करोगे, प्रकाश संश्लेषण को याद करोगे तो जस्ट ये आपके तैयार हो जाएगी।
तो आज के लिए ये था। मैं वेट कर रहा हूं कि एक बड़ी रिएक्शन आपको और बतानी है, उसमें पूरा टाइम लूंगा, क्योंकि ये दो तरीके से रेडॉक्स है और रेडॉक्स को आपको पूछने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है और वो टाल दें तो एग्जामिनर आपके लिए भला करेंगे। उसके साथ क्वेश्चन की जो सीट है वो आपकी आ जाएगी और उसी में हम प्रैक्टिस निकालते चले जाएंगे कि किस तरीके से पूछा गया है और क्या क्या चीजें हमारे लिए काम की है, और जो रह गया है उस सब का कवरअप जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। एक बार वापस रिपीट कर दूं, जिस प्लेटफॉर्म पर हैं आप, जिस फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल से रिलेट करते हैं, आप अपना तनाव कम रखिएगा। आपको बताना क्या है और टॉपिक खत्म होने के बाद आप खुद बोलेंगे कि हमें मिला क्या है। दैट्स ऑल। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।